आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरे चैप्टर के साथ मिसेस शबाना फारूक आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू है। आज मैं आपको तीसरे चैप्टर में से लेक्चर दूंगी। आज हमने जो तीसरा चैप्टर है उसका जो टॉपिक है वह है पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी और मंसूबे। अब हमने ये देखना है कि ये क्या है। दुनिया की तमाम कौमें अपनी उमंगों यानी कि ख्वाहिशात और अपनी जो फ्यूचर की नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए तालीमी पॉलिसी और तालीमी मनसूबाबंदी को बुनियाद बनाती हैं। तालीमी पॉलिसी में जो मकासद या अहदाफ या टारगेट्स जो भी तय किए जाते हैं इनके हसूल के लिए उसकी मनसूबाबंदी की जाती है। मनसूबे में ये तय किया जाता है कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर जो हमने अहदाफ तय किए हैं उनके हसूल के लिए किस कदर वसाइल की ज़रूरत होगी और उनका हसूल हम कैसे मुमकिन बनाएंगे। हर कौम के अपने तहजीबी और तालीमी मकासद मुस्तकिल होते हैं और ये मकासद हमेशा मुल्की आइन के ताबे होते हैं। मुल्की आइन जिस तहजीब को मकसद हयात करार देता है वही इस मुल्क की इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम शोबों का मकसद हयात बन जाती है और इन तमाम शोबों की अफरादी ज़रूरियात पूरी करना तालीम का बुनियादी फरीज़ा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान चूँकि एक नज़रियाती मुमलकत है, ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया, लिहाजा तालीम को नज़रिया पाकिस्तान के इस्तेहकाम का वसीला बनना चाहिए। पाकिस्तान में इस ज़रूरत का एहसास हमें क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों स्टैंड कर रहे हैं कि पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 के नाम कायद-ए-आज़म ने क्या पैगाम दिया और इसके बानी पाकिस्तान के इस पैगाम के साथ ही तालीम की ज़रूरत का एहसास जो है मज़ीद उजागर हो जाता है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 के नाम अपने पैगाम में यूँ फरमाया, अपनी तालीमी पॉलिसी और प्रोग्राम को ऐसे खतूत पर चलाना चाहिए जो हमारे लोगों के मजाज के मुताबिक हो और हमारी तारीख और सकाफत से हम आहंग हो। नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग में तालीम अहम किरदार अदा कर सकती है। तालीम के ज़रिए ही तुलबा को हम क़याम पाकिस्तान के मकासद से रूशनास करा सकते हैं। कौमी इत्तेहाद, युगानगत, यकजहती और जज्बा हुर्रियत बरकरार रखने और इस्लाम के बुनियादी अकायद व अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम मौसर किरदार अदा करती है। पाकिस्तान चूँकि इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर कायम हुआ और पाकिस्तान के हसूल का मकसद ही ये था कि यह ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्लामी नज़रिया हयात को नाफिजुल अमल किया जाए, इसलिए क़याम पाकिस्तान से अब तक बनने वाली तमाम तालीमी पॉलिसियों में इस्लामी नज़रिया हयात को मकासद तालीम की बुनियाद बनाया गया। अब हम देखते हैं नज़रिया पाकिस्तान का तालीमी मफ़हूम क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में आया। 2 कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि हिंदुस्तान में 2 कौमें बसती हैं, एक हिंदू और दूसरे मुसलमान। हिंदू और मुसलमानों की बाहमी चपकलश और लड़ाई झगड़े की बुनियाद जो है वह नज़रियाती इख्तिलाफ था। मुसलमान इस्लामी नज़रिया हयात पर ईमान रखते थे जबकि गैर मुस्लिम इस पर यकीन नहीं रखते थे। यही ईमान नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, यही तहरीक पाकिस्तान की वजह बना। तहरीक पाकिस्तान के दौरान हर मुसलमान का एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ बच्चों दूसरा क्वेश्चन स्टैंड करता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नज़रिया पाकिस्तान के सही मफहूम को जानने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझना बहुत ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तौहीद का बुनियादी जुज़ है जिसके मानी है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम इंसानों को सिर्फ अल्लाह के कानून यानी कुरान पाक की पाबंदी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालना चाहिए। दुनिया में बसने वाली तमाम अक़वाम 2 कौमों से तल्लुक़ रखती हैं, जिनमें से कुछ कौमें अल्लाह को मानती हैं, उनको हम मिलत इस्लामिया कहेंगे, और जो कौमें अल्लाह को नहीं मानती, अल्लाह के वजूद से मुतनफ़र है, उनको हम मिलत कुफर कहेंगे। और यही 2 कौमी नज़रिया है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन स्टैंड करता है कि मिलते इस्लामिया और मिलते कुफर से क्या मुराद है, तो इसका जवाब ये है कि जो कौमें अल्लाह ताला के को मानती हैं वो मिलते इस्लामिया
से तल्लक रखती हैं, जो अल्लाह ताला को नहीं मानती वो मिलते कुफर से तल्लक रखती हैं। और यही तो कौमी नजरिया है जो तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया, जिनके बानी पाकिस्तान कायदे आज़म थे, लेकिन पाकिस्तान का तस्वर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों की आज़ाद रियासत पर ये क्या पर जोर देते हुए क्या फरमाया? इसका जवाब है कि इस्लाम के एक तमदनी कुव्वत की हैसियत से जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि एक मखसूस इलाके में इसकी मरकजियत कायम हो। और यहीं पे अल्लामा ने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद इनका दीन है, वतन, ज़बान और नस्ल इनकी कौमियत की बुनियाद नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुसलमान और दीगर अक़वाम आलम में इम्तियाजी फ़र्क ये है कि इस्लाम का तस्वर कौमियत न वतनी है, न लसानी, न नस्ली, बल्कि इसकी बुनियाद दीन है। मुसलमानों की ये सोच और तस्वर नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बना और कायदे आज़म ने इसी नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करते हुए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम एक अलहदा कौम है जिनके पास अपना खास तहजीब व तमद्दुन, ज़बान, फ़नून लतीफ़ा, अदालती कानून और ज़ाब्ता अखलाक, रिवाज, सन, तारीख, रवायात, रुझानात और अमंगे मौजूद हैं। मुख्तसर ये कि ज़िंदगी और उसके मुतल्लिक़ हमें ख़ास तस्वर रखते हैं और बैनुल अक़वामी कानून के तमाम असूलों के मुताबिक हम एक अलहदा कौम है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करते हुए क्या फरमाया। इसका जवाब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उनका तलीम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। तलीम के जरिए ही पाकिस्तानी कौम में इत्तेहाद, यकानगत, यकजहती और जज्बा हुर्रियत बरकरार रखा जा सकता है। अब हम आते हैं कौमी तालीमी पॉलिसी की तरफ। बच्चों, कौमी तालीमी पॉलिसियाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन किसी न किसी तालीमी पॉलिसी के मतलब स्टैंड करता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी किसी न किसी तालीमी पॉलिसी को लेकर आपके पेपर का हिस्सा बनता है। लिहाजा इस चैप्टर को आपने इग्नोर नहीं करना और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कौमी तालीमी पॉलिसियाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हर मुल्क अपनी तालीमी पॉलिसी के मकासद अपने नज़रिया हयात के मुताबिक तय करता है। पाकिस्तान की तमाम तालीमी पॉलिसियों में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान को मलूज़ रखा गया और इस्लामी नज़रिया हयात के मकासद तालीम की बुनियाद बनाया गया। तमाम पॉलिसियों के मकासद जो हैं वो अमूमी तौर पर एक जैसे होते हैं। चाहिए तो ये था कि जो भी कौमी तालीमी पॉलिसी एक दफ़ा बन जाती, जब तक हम इसके अहदाफ हासिल ना कर लेते तब तक अगली पॉलिसी ना बनाई जाती। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जैसे ही यहाँ हुकूमत चेंज होती है वैसे ही नई तालीमी पॉलिसी आ जाती है और इसी वजह से आज तक हम जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक की सफ में खड़े हैं। लेकिन जितनी भी पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियाँ हैं उनके अमूमी मकासद जो हैं वो एक जैसे हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन स्टैंड करता है कि पाकिस्तानी तालीमी पॉलिसियों के अमूमी मकासद बयान करें या कोई से 5 अमूमी मकासद तालीमी पॉलिसियों के बयान करें। तो यहाँ पे मकासद तालीम जो आते हैं, सबसे पहले एक नंबर पे इसका आता है कि तलबा को इस्लामी नज़रियात के ज़री असूलों के मुताबिक ज़िम्मेदार और तालीम याफ्ता शहरी की हैसियत से कौमी और बैनुल अक़वामी किरदार अदा करने के काबिल बनाना। नंबर 2, अमूमी इब्तदाई तालीम और तालीम बालिगा के वसी प्रोग्राम के तहत कम अज़ कम मुद्दत में नाखवानगी को ख़त्म करना और ख़वातीन की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देना। नंबर 3, कौमी इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देना। नंबर 4, फ़र्द और माशरे की नशमात जमहूरियत को फ़रोग़ देना। नंबर 5, निसाब और दरसी कुतब को मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक असर-ए-नौ मरतब करना। नंबर 6, नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना और इसे इंफरादी और कौमी ज़िंदगी का लाहा अमल बनाना। नंबर 7, सनती तरक्की और पाकिस्तान के कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाने और ख़ुद कफ़ालत के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत तैयार करना। लास्ट है तलबा और साजा की बेहतरी के लिए तरबियती और फलाही प्रोग्राम तश्कील देना। अभी हमने तमाम जो तालीमी पॉलिसी अब तक बनी हैं उनके अमूमी मकासद देखे हैं, लेकिन 1998 ता 2010 की तालीमी पॉलिसी के मकासद इनसे डिफरेंट हैं, इनसे फ़र्क है।
لہذا یہاں پہ بھی کوشچن ایکسٹینڈ کرتا ہے کہ 1998 تا 2010 کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس کے مقاصد تعلیم بیان کریں. تو اس کا جواب ہے نمبر 1 پہ نصاب کو قرآن اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ڈھالنا. نمبر 2 رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے ابتدائی تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے. نمبر 3 ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا. نمبر 4 ایسے تمام بچے اور بچیاں جو ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے انتظامات کو یقینی بنانا. نمبر 5 معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے طلباء کو پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم کے حصول کے لیے تیار کرنا. نمبر 6 تدوین نصاب کے عمل کو مسلسل جاری رکھنا. نمبر 7 انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں مؤثر تعلم کے لیے استعمال کرنا. نمبر 8 دوران ملازمت اساتذہ کے لیے تربیت کا انتظام کرنا. نمبر 9 ملک میں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بہتر بنانا. نمبر 10 غریب اور نادار طلباء کو مفت تعلیم کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرنا. نمبر 11 تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے ہر سطح پر جائزے کے نظام کو بہتر بنانا. نمبر 12 اعلیٰ تعلیم کو بین الاقوامی معیار پر لانے کے لیے تحقیق کے شعبے میں وسعت پیدا کرنا. نمبر 13 تربیت اساتذہ کے لیے ایک مؤثر ڈھانچہ تشکیل دینا. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہاں تک جو لیکچر ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلا لیکچر جو ہے وہ مساعدہ آپ کو دیں گی. تو اس میں سے کچھ جو بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کمنٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہماری کلاس ریگولر ہوگی ہم کالجز میں آئیں گے تو آپ کو جو بھی اس میں مسئلہ یا ڈیفیکلٹ آپ کے لیے ہوگا میں آپ کو کلاس میں کلیئر کر دوں گی.